नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता, बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस करूंगी और उस टॉपिक का नाम है महाराणा कुंभा। पीरियड आप समझ सकते हैं 15वीं शताब्दी के मध्य में। महाराणा कुंभा मेवाड़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था और उनको कई प्रकार की उपाधियाँ मिली थीं, जैसे महाराजाधिराज, राव राय, राणा राय, राजगुरु, हिंदू सरताज आदि। यानी कि एक बहुत ही विशेष प्रकार के व्यक्ति थे। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि संपूर्ण गोहिलवंशीय शासकों में कुंभा या कुंभकर्ण ही एक ऐसा शासक था जो उसके अनेक गुणों एवं विशेषताओं के प्रतीक विरुद्धों से विख्यात था। महाराणा कुंभा के ऊपर कई हमें ऐतिहासिक स्रोत भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं कुंभा प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति जिसे हम कहेंगे, और कीर्ति स्तंभ। कुंभलगढ़ प्रशस्ति वह प्रशस्ति थी जो कुंभलगढ़ किले में मिली, और कीर्ति स्तंभ जिसका निर्माण कुंभा ने किया था, वहाँ पर भी हमें एक प्रशस्ति मिलती है। उसके अलावा उसकी पुस्तकें जो थीं उसमें भी कुंभा के स्रोत हमें मिलते हैं। अब अगर हमें कुंभा को समझना है तो उसको दो प्रकार से समझना पड़ेगा, एक उसकी साहित्यिक योगदान और एक उसका सैनिक योगदान। पहला हम पढ़ेंगे उसका सैनिक योगदान। कुंभा ने करीब 30 वर्षों तक गुजरात और मालवा के साथ संघर्ष किए। गुजरात उसके दक्षिण में था और मालवा उसके पूर्व में था, दोनों ही पड़ोसी राज्य थे। गुजरात में उसको 5 शासकों के साथ संघर्ष करना पड़ा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था अहमद शाह, और मालवा में उसे महमूद खिलजी के साथ कई युद्ध लड़ने पड़े। इन संघर्षों के पीछे जो प्रमुख कारण था वो था सबकी विस्तारवादी नीति और उनके आंतरिक संघर्ष। स्पेशली मालवा में जो युद्ध हुआ उसके पीछे नागौर में जो आंतरिक लड़ाई थी राजा गद्दी के लिए, उसके ऊपर था। अब मालवा और गुजरात ने दोनों ने मिलकर भी कुंभा को पराजित करने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने एक चंपानेर की संधि भी बनाई, जिसमें ये कहा गया कि अगर मेवाड़ पराजित हो जाता है तो उसका जो राज्य है उसको अजमेर, मेवाड़ और मालवा के आसपास का क्षेत्र मालवा के पास चला जाएगा, और गुजरात का सुल्तान जब भी आवश्यकता पड़े मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। ये एक पक्षीय समझौता लगता है और ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि ये हुआ कि न हुआ, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, मगर चंपानेर की संधि नॉर्मली हमको किताबों में मिलती है। चंपानेर की संधि पर प्रश्न हो सकता है, मगर ये बिल्कुल सही है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया के अनुसार दोनों सुल्तानों की सेनाओं को परास्त होकर भागना पड़ा था। अगर हम कुंभा की जो सैनिक नीति है उसको समझने का प्रयत्न करें तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि कुंभा ने एक रक्षात्मक नीति अपनाई। दो पड़ोसी जो राज्य हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली राज्य हैं, अगर उनका आक्रमण होता है तो कुंभा अपने आप को बचाने का प्रयत्न करते हैं। वो आक्रमण नहीं करते हैं, वो सुरक्षा लेते हैं। तो वही चीज़ हरविलास शारदा, जो एक समकालीन इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा है कि कुंभा अनावश्यक रूप से रक्त रंजित युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे। उसने केवल वे ही युद्ध लड़े जो मेवाड़ की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। ये बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उसने सुरक्षात्मक युद्ध लड़े, ना कि आक्रामक युद्ध। डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो कि एक आधुनिक इतिहासकार है, राजस्थान के ऊपर अथॉरिटी हैं, वो बोलते हैं कुंभा का महत्व इस बात में है कि अपने समय के शक्तिशाली मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों व मारवाड़ के राठौड़ों के निरंतर आक्रमणों के विरुद्ध उसने अपने राज्य को सुरक्षित रखते हुए
उसका विस्तार किया था, यानी कि रक्षात्मक नीति अपनाई थी। अब हम आते हैं उसके सांस्कृतिक योगदान पे। उसके सांस्कृतिक योगदान को हम उसके सैनिक योगदान से जोड़कर ही समझ सकते हैं। मालवा और गुजरात के निरंतर आक्रमणों के कारण उसने जो स्थापत्य कला करी उसमें दुर्गों को महत्वता थी। मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। इसके अलावा उसने कई दुर्गों की जीर्णोद्धार भी करवाई थी। राजस्थान के किसी भी शासक ने इतने दुर्ग नहीं बनवाए हैं। इनमें नवीनकरण जिसका हुआ वो थे चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ का दुर्ग। इसके बाद हम आते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट दुर्ग, वो था कुंभलगढ़ का दुर्ग, जिसका निर्माण उसने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में किया था। दुर्ग पर स्थित एक तालाब था जिसमें करीब 40,000 व्यक्ति एक साथ युद्ध के समय में और बाद में भी पानी का उपयोग कर सकते थे। दुर्ग पर स्थित जो प्राचीर थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी और उसके द्वारों का भी जो प्रबंध था वो बहुत ही सुदृढ़ किया गया था। मार्ग की विकटता तथा निर्माण की जटिलता के कारण उसे एक अजय दुर्ग माना गया था। उस दुर्ग में जिस स्थान पर कुंभा निवास करता या रॉयल फैमिली रहती थी उसे कटारगढ़ कहा जाता था। इस दुर्ग में कई मंदिरों का भी निर्माण किया गया जो स्थापत्य कला के अनुपम कृतियां मानी जाती हैं। कुंभा ने एक पहाड़ी पर अचलगढ़ का दुर्ग भी बनवाया जिसमें रहने, कृषि करने एवं पानी की सुविधा का अभाव था। ये केवल सामरिक उद्देश्य से बनाया गया था और पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता था। बसंती दुर्ग का भी निर्माण उसने इसी कार्य के लिए किया था। अगर हम देखें तो राजप्रसाद में सादगी और उपयोगिता दिखती है, सुंदरता नहीं दिखती है। विशाल कक्षों झरोखों की भी विशेषता थी। इसके बाद हम आते हैं उस काल के प्रमुख मंदिरों में। कुंभा की धार्मिक प्रवृत्ति ने कई अनेक मंदिर का निर्माण करवाया था। उसमें जो सबसे प्रमुख हैं वो रणकपुर का जैन मंदिर, चित्तौड़गढ़ का कुंभाश्याम और विष्णु मंदिर जो कि कैलाशपुरी में स्थित है। इनमें अलंकरण और उच्च कलाकृतियां हमें दिखती हैं। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण चीज पर आते हैं, वो है कीर्ति स्तंभ। कला की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ पर स्थित कीर्ति स्तंभ एक कलात्मक वास्तुकला का नमूना है। आप में से कई स्टूडेंट्स ने जब कुछ जीता होगा तो हो सकता है आपको कीर्ति स्तंभ एक मोमेंटो के रूप में भी मिला हो। यह स्तंभ 120 फुट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा है। इसका निर्माण कार्य में जेता को अपने पुत्र नापा और पूंजा का सहयोग मिला और इसकी निर्माण योजना का सूत्रधार जेता था। ये चीज़ हमें कीर्ति स्तंभ के अभिलेखों में मिलती है। यह स्तंभ 120 फुट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा था। इसका मध्य भाग कुछ चपटा सा था और ऊपर का भाग झरोखों के कारण बाहर निकला हुआ था। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके ऊपर कंफ्यूजन है कि ये क्यों बनाया गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि मालवा के सुल्तान महमूद के विजय के उपरांत चित्तौड़गढ़ पर कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, मगर कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे हिंदू प्रतिमाएं हैं, इसलिए इसे विष्णु स्तंभ कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति है। कुंभा स्वामी मंदिर के ये निकट भी है। इसके सुंदर अलंकरण को देखकर इसकी तुलना इतिहासकार फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से की है। अब इसके अलावा वो संगीत प्रेमी था, यानी कि आप देख सकते हैं वो बहुआयामी व्यक्तित्व कुंभा का था। उसने अपने संगीत के अध्ययन तथा कला के गहन ज्ञान का परिचय अपनी 3 पुस्तकों की रचना द्वारा दी है, जिन पुस्तकों का नाम है संगीत मीमांसा, संगीत राज एवं सुधा प्रबंध। इसके अलावा उसने संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी है। रसिक प्रिया नामक उसकी एक और टीका है जो गीत गोविंद पर है।
एकलिंग महामात्य में विभिन्न राग रागनियों पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियां संग्रहित की हैं, जिनकी रचना स्वयं राणा कुंभा ने करी थी। इसके अलावा उसने साहित्यिक संरक्षण भी दिया। मंडन नामक शिल्प शास्त्री को कुंभा के दरबार में आश्रय प्राप्त था। अत्रि, कवि, महेश, इनको भी संरक्षण मिला था। मीमांसा, न्याय और वेदांत में उसने विशेष योग्यता प्राप्त की थी। अत्रि की मृत्यु के बाद उसके पुत्र महेश ने कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति को पूर्ण किया था। कुंभा के युग में कई जैन विद्वान भी थे। उन जैन विद्वानों में सोम सुंदर, मुनि सुंदर, भुवन सुंदर, जयचंद्र सूरी आदि उल्लेखनीय व्यक्ति हैं, जिन्होंने भी कुंभा ने संरक्षण दिया था। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि महाराणा कुंभा ने न केवल युद्ध लड़े, मगर वो आश्रय दिया और खुद भी एक बहुत ही सांस्कृतिक व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति थे। इस बहुआयामी व्यक्तित्व को समझने की अति आवश्यकता है। धन्यवाद।